कांग्रेस की पकड़ अब भी कमजोर। एक बूथ 5 यूथ भी पड़ा कमजोर। अब कमलनाथ की रणनीति कुछ और। अब ग्रामीण अंचल में जोर। कांग्रेस लगातार मेहनत कर रही है, लेकिन नतीजे वैसे नहीं मिल रहे हैं। यही वजह है कि अब पार्टी ग्रामीण अंचल पर फोकस करने की तैयारी में है, क्योंकि अभी हाल ही में एक बूथ 5 यूथ जैसे जमीनी अभियान भी कमजोर साबित हुए हैं। पार्टी ने जो आंकड़े जारी किए हैं उससे पता चलता है कि कमलनाथ दिग्विजय सिंह के गढ़ में भी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। वैसे शिवराज के गढ़ विदिशा में कांग्रेस खुद को अच्छा मान रही है। इसी तरह कुछ और जिले हैं जहां वो अच्छी स्थिति में है। अगर एक्सीलेंट की बात करें तो गोहद, जोबट, मनावर में ही बूथ पर बेहतर प्रदर्शन है। इसके बाद विदिशा का सिरोंज है, सीहोर का इछावर है, झाबुआ, नीमच और इंदौर ग्रामीण भी गुड कंडीशन में है। शायद यही वजह है कि पार्टी अब नए सिरे से रणनीति पर फोकस कर रही है। तो कल जो बैठक हुई थी वो राज्य मध्य प्रदेश की इकाई की थी। उसमें हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं पंचायती राज संगठन के और जो प्रदेश पदाधिकारी थे वो आए थे। और निश्चित रूप से क्योंकि मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो यहाँ पर इसका फोकस ज़्यादा भी है। तो हमारे जितने उस संगठन के साथी थे, कल उन्होंने जो अब उनकी समीक्षा हम लोगों ने ली है, तो उन्होंने जिलेवार हम लोगों को बताया कि यह संगठन निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में ही काम करता है। पंचायत में जो हमारे निर्वाचित सरपंच रहते हैं, जनपद सदस्य रहते हैं, जिला पंचायत सदस्य रहते हैं, तो इनका वर्किंग एरिया जो रहता है वो ग्रामीण क्षेत्र में ही रहता है। तो हम लोगों ने भी उनसे आग्रह किया है कि इसी एरिया को हमें फोकस करना है। पार्टी कार्यकर्ता अब ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। हालांकि मौजूदा समय में कांग्रेस सदस्यता अभियान जन जागरण अभियान के माध्यम से भी जनता के बीच है। वहीं बीजेपी बूथ विस्तार अभियान से पार्टी को जमीनी कसावट दे रही है। लेकिन कमजोर पड़ती कांग्रेस को लेकर उसका क्या कहना है, जरा ये भी सुन लीजिए। कांग्रेस क्या कर रही है, क्या आंकड़े, मुझे लगता है इससे मुझे कोई बहुत लेना देना नहीं होना चाहिए। अपने संगठन को मजबूत करने का सबका काम है, उनको भी करना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। और न मैं कभी उन पर क्वेश्चन खड़ा करूंगा वो क्या आंकड़े देते हैं। मुझे लगता है इसकी कहने की मुझे जरूरत इसलिए नहीं है, हम अपनी आत्म शिक्षा हम खुद करते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कांग्रेस ने जिन इलाकों में अपनी पकड़ कमजोर होने के आंकड़े बनाए हैं वो उसकी पारदर्शिता को दिखाता है। ये इस बात का भी इशारा है कि पार्टी अपने मकसद को लेकर सतर्क है, इसलिए तो वो रणनीति में बदलाव भी कर रही है। तभी तो ग्रामीण अंचलों में अपनी आमद और बढ़ाना चाह रही है। जिन इलाकों में आरएसएस की पकड़ है वहां कांग्रेस भी कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये भी है कि बड़े नेता के गढ़ में पार्टी की हालत खराब क्यों दिख रही है। मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस की कमजोर नब्ज। कई बार नब्ज जब कमजोर होती है, चाहे वो मरीज की हो या किसी संगठन की हो, किसी पार्टी की हो, वो अपनी नब्ज पर हाथ रखकर ये जान भी जाता है कि नब्ज कमजोर चल रही है। जिस तरह से चलनी चाहिए वैसी चल नहीं रही है। लेकिन दिल है कि मानता नहीं। आप फिर बहलाने के लिए हजार अफसाने ढूंढ लेते हैं और कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, अगर हमारी नब्ज कमज़ोर है तो प्रतिद्वंदी की भी कमज़ोर है और हम काउंटर कर लेंगे और अपनी नब्ज को मजबूत कर लेंगे, सेहतमंद हो जाएंगे और फतेह हासिल करेंगे। बहरहाल ये सब चीज़ें तो आप कह सकते हैं कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। कांग्रेस की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर उसने सबक सीखे हैं, ये बात हम बार बार कहते हैं। लेकिन सबक सीखना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना सबक सीख कर। और ये सबक अगर चंद नेताओं ने सीखा है, कुछ कार्यकर्ताओं ने सीखा है, तब भी ये बात दुरुस्त नहीं होगी। क्योंकि पूरी एक पार्टी, एक संगठन चुनाव में जाता है और ख़ासतौर से कार्यकर्ता जब पूरी मन की शक्ति से अपने दल के लिए चुनाव मैदान में उतरते हैं तब एक परिवर्तन घटता है। क्योंकि आप जनता का मानस बनाने में जुटते हैं, जिस तरह से आप एक सच्ची बॉडी लैंग्वेज के साथ खड़े होते हैं और जनता को भी ये भरोसा होता है कि नहीं, आपकी बात में सच्चाई है, आप जो कह रहे हैं वो बात आप पूरी करेंगे। चुनाव में जब उतरेंगे आप मैदान में और अगर आपको सफलता मिलती है तो आप आगे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी का बड़ा नपातुला जवाब था कि हम आत्मनिरीक्षण करने वाले दल हैं। तो कांग्रेस के दावों पर यही हमारा कहना है कि हम अपनी आत्मशिक्षा खुद देख रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। और कांग्रेस जो दावा कर रही है ये उसका अधिकार है, करना ही चाहिए। हर दल को अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए।
तो कांग्रेस ने अपनी कमज़ोर नब्ज को पहचानने की कोशिश की है, ख़ासतौर से सीट्स की हम बात कर रहे हैं। बाकी जो चुनौतियां हैं वो तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन वो कांग्रेस की चुनौतियां उसके अस्तित्व के साथ की हैं। तो आज एक बार फिर इस महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे। मिल लीजिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं राकेश अचल जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, गज़लकार हैं, व्यंग्यकार हैं और बहुत सारे कार उनके साथ जुड़े हुए हैं। और लंबा एक करीब 4 दशकों का उनका लंबा एक जीवन है जिसमें बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत सारे किस्से हैं और उसी के साथ वो अपने यायावर अंदाज में आगे बढ़ते रहते हैं। उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं अजय सिंह यादव जी, प्रवक्ता हैं, युवा नेता हैं कांग्रेस के, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और सनवर पटेल साहब हैं अपनी उस तस्वीर के साथ जो आमतौर पर चुनाव में उतरने के पहले खिंचवाई जाती है। एक शानदार मुस्कुराहट, चेहरे पर शानदार ग्लो, और एक अच्छे फोटोग्राफर को तलाशा जाता है। कोई भी किसी भी पार्टी का नेता हो, उस पार्टी का नेता एक मुस्कुराती हुई फ़ोटो और थोड़ा शून्य में देखते हुए ये तस्वीर खिंचवाई जाती है। तो काफ़ी इसमें बढ़िया लग रहे हैं सनवर पटेल साहब, बहुत बधाई आपको, आपका भी इस्तकबाल मैं करता हूं। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। जी जी, वो माफ़ी चाहूँगा अगर मेरी कुछ भूमिका लंबी हो गई हो। जी, राकेश अचल जी से मैं आगाज़ करूँगा टिप्पणी लेकर। नब्ज़ कमज़ोर है, उस पर हाथ रख देना काफ़ी नहीं होता। आपने तो बहुत लंबा अपने पत्रकारिता के जीवन में देखा है। आपने ये पहचान की है कांग्रेस ने कि कहाँ हमारी कमज़ोरी है। इस कमज़ोरी को ताकत बनाना, कमज़ोरी को पहचान कर, ये बड़ा दुरूह कार्य होता है कि जब आप कमज़ोरी को पहचान लें और उसको ठीक ठीक दूर कर दें। किस तरह आप देखते हैं कांग्रेस की इस चुनौती को और उसके इस तथाकथित सर्वे को? सर जी, ये बहुत ही क्या कहते हैं, यक्ष प्रश्न आपने कर दिया है जी। कांग्रेस मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा विकल्प है, आज की तारीख में भी है और पिछले 40-50 साल से रहा है। यहाँ 2 दलीय आपने व्यवस्थाएं देखी हैं, एक पार्टी आती है, दूसरी आती है। तो इस वक्त कांग्रेस की जो नब्ज है वो दुखती हुई नब्ज है, कमज़ोर नब्ज नहीं है। नब्ज उसकी बहुत गति से चल रही है, लेकिन दुखती हुई नब्ज इसलिए है कि 18 महीने या 2 साल पहले उसकी एक पकी पकाई जनता द्वारा निर्वाचित सरकार बड़े धीमे से 1-2 ईंटें बड़ी हटा के गिरा दी गई थी। तो ये कांग्रेस का जो दुख है, जो दुखती हुई नब्ज है, इसको कांग्रेस ने बहुत अच्छी तरह से मुझे लगता है कि पहचान लिया है। और अभी जो रिपोर्ट के शुरू में आपने जो एक सर्वेक्षण दिखाया कि फला सीटों पर कांग्रेस बूथ स्तर पर बड़ी मजबूत है, मुझे लगता है कि कांग्रेस विचार के स्तर पर आज भी मरी नहीं है। संगठन के स्तर पर भले ही कमज़ोर हो गई, जो बूथ का सिस्टम था ये कांग्रेस के दिया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी तो 40 साल पुरानी पार्टी है, कांग्रेस तो बहुत पहले से बूथ स्तर पर सहकारिता के जरिए, पंचायत के जरिए अपने विचारों को खड़ा करती रही। लेकिन दुर्भाग्य से जो राजनीतिक दांव पेंच होते हैं उसमें कहीं गच्चा खा गई ये पार्टी। और इसकी जो सबसे बड़ा दुख है, इसकी दुखती हुई नब्ज का जो कारण है ये गच्चा खाना है। और अब कांग्रेस ने, मुझे लगता है कि पिछले 2 साल में जो पिटाई हुई है भारतीय जनता पार्टी के वापस सत्ता में आने के बाद, दुर्दांत पिटाई जिसको मैं कहता हूँ, उससे कांग्रेस ने सबक लिया है और फिर से निश्चित तौर पर वो मजबूती के साथ अपने इस दुख को कम करने के लिए संगठन को शक्ति दे रही है। आपने ग्वालियर चंबल अंचल से हैं तो एक शब्द का प्रयोग किया, दुर्दांत डकैत, दुर्दांत पिटाई, ड्रैडेड। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द कहा जाता है ड्रैडेड, खूंखार भी कह सकते हैं। तो ये दुर्दांत और खूंखार पिटाई बड़ा अलग तरह का शब्द यहाँ उपयोग में आया है। सनवर पटेल साहब, मसला आपकी पार्टी से जुड़ा नहीं है, लेकिन जैसा वरिष्ठ पत्रकार अचल जी ने कहा कि ये नब्ज जो है, ये नब्ज तो तेज़ चल रही है कांग्रेस की, लेकिन दुखती हुई है। और दुखती हुई रग पर हाथ रख देना कई बार कांग्रेस को बेचैन भी कर देता है, चाहे वो उसकी खुद की दुखती हुई रग क्यों ना हो। आपका मसला नहीं है, मैं फिर कहूँगा, लेकिन 2 ही दलों की राजनीति है मध्य प्रदेश और आप दोनों एक दूसरे के हमेशा से प्रिय पात्र रहे हैं, तो आपकी टिप्पणी का स्वागत है। जी देखिए शरद जी, बहुत ही स्पष्ट रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी आपकी रिपोर्ट में कहा है
उन्होंने कहा है कि कांग्रेस क्या करती है, किस प्रकार से काम करती है, उसके आंकड़े क्या होते हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने खास तौर पर कहा है कि ज्यादा लेना देना नहीं है। हम अपने संगठन को मजबूत करते हैं, उसके लिए निरंतर प्रयास करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का काम। लेकिन जो सम्माननीय राकेश अंचल जी ने जो कहा, मैं उनका बहुत ही वरिष्ठ हैं, हमारे पिता समान हैं, उनका बड़ा सम्मान करते हुए कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको छोड़ दिया। जो जनता के बीच में जाना चाहिए किसी भी राजनीतिक दल को, उसको छोड़ दिया। अब नीति नहीं बची कि हम जनता के बीच में जाएं। अब विचार जो उनका आपने कहा है कि उनके पास विचार है, लेकिन विचार के लिए काम करने की नीयत नहीं है, तो ना नीति बची ना नियत। मैं एक गुजारिश करूंगा, टेलीविजन की आवाज धीमे कर लीजिएगा, पीछे आवाज जो है वो सुनाई दे रही है। जी जी। अब जी। अब जो नेता है वो नेताओं की बड़ी मुश्किल है। पूरे चाहे प्रदेश के नेता हो या देश के नेता हो, प्रदेश में भी वही हाल और देश में भी वही हाल। तो ना नीति ना नेता, अब दोनों जब नहीं बचेंगे तो नियंत्रण भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अपनी ढपली अपना राग, चाहे वो एक बूथ 5 यूथ वाला कार्यक्रम हो, चाहे वो घर घर चलो अभियान हो, सबकी सब शरद जी टाएं फिस, जी, कहीं कुछ नहीं। जी जी जी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो कमजोर नब्ज है वो यह है कि नीति, नियत, नेता और तीनों की कमी के कारण नियंत्रण भी नहीं। जब जिसकी मर्जी जो आती है जी, वैसा व्यक्तित्व आ जाता है, वैसा कार्यक्रम हो जाता है, वैसे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, वैसे ही मंचों पर जूतम पैर होती है। तो यही इनकी जो है वो कमजोर नब्ज है। तो बीजेपी का बहुत साफ तौर पर आरोप है अजय जी कि न नीति है आपके पास, न नेता है, और न ही कोई आगे बढ़ने का बहुत साफ साफ रोड मैप आपके पास नज़र आता है। इनके बीच में दुखती रग पर अगर आपने हाथ रख भी लिया है तो आप क्या करेंगे, ऐसा बीजेपी आपसे सवाल कर रही है। देखिए शरद जी, सबसे पहले मैं सम्मानीय राकेश अचल जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं की ये तकलीफ है कि जनता ने हमें सत्ता सौंपी थी और किस तरह से कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया गया। ये मध्य प्रदेश का प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता इस तकलीफ को महसूस करता है। आज कांग्रेस पार्टी मिशन 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में मजबूत सॉलिड तैयारी के साथ उतर रही है। हम कोई खोखले दावे नहीं करना चाहते हैं जो जमीन पे हो ही ना। आज संगठन हम उस तरह से बना रहे हैं जो जमीन पे मजबूत हो। यूथ कांग्रेस द्वारा 25 जनवरी को एक बूथ 5 यूथ कार्यक्रम का चालू किया गया। एक महीने के अंदर 50,000 सदस्य बनाए गए। 153 विधानसभा क्षेत्रों में 50 से 70% तक काम हो चुका है। प्रत्येक हफ्ते वेरिफिकेशन होता है, पर्सनल वेरीफाइड किए जाते हैं, और अगर कोई डेटा गलत पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई की जाती है। 5-6 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां 100% काम हो चुका है, और 4 महीने का टारगेट हमने दिया है। 4 महीने बाद एक बूथ 5 यूथ कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में खड़ा हो जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशनों को भी मजबूत किया जा रहा है, प्रकोष्ठों को नए सिरे से चालू किया जा रहा है, उनकी बैठकें हो रही हैं, जिलों में गठन किया जा रहा है। कांग्रेस संगठन के अभियान, चाहे जन जागरण अभियान हो, घर घर चलो अभियान हो, जो लगातार चल रहे हैं और भारी जन समर्थन मिल रहे हैं। मैं हवा में बात नहीं करूंगा। घर घर चलो अभियान एक ऐसे अभियान जिसमें मेरे जैसे कार्यकर्ताओं ने हजारों घर तक पहुंचकर कांग्रेस की बात पहुंचाई। इसी तरह से प्रदेश के हजारों लाखों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ जी ने 2 टूक कह दिया है। जो काम नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब खोखली तैयारी नहीं करेगी। चाहे यूथ कांग्रेस हो, चाहे मैन कांग्रेस हो, चाहे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी जगह रिजल्ट देना पड़ेगा, और वही लोग पदों पर रहेंगे जो काम कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी मुगालते पाले, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है, हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। राकेश जी, आप इसे किस तरह देखते हैं? कांग्रेस का जो इतिहास है, एक आंदोलन की पार्टी है और मुख्तलिफ है भारतीय जनता पार्टी से। अगर हम बात करें, दोनों की
कई बार तुलना अनायास ही हो जाती है, लेकिन दोनों के स्वरूप में, दोनों की शैली में बहुत भिन्नता है। लेकिन जिस तरह से एक केंद्रीयकरण कांग्रेस में, जो समीक्षक कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी कमलनाथ जी संभाल रहे हैं, पीसीसी चीफ की भी जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं, ठीक है, 2-3 महत्वपूर्ण पदों पर क्या विकेंद्रीकरण कांग्रेस को आगे नहीं बढ़ाएगा कि आप ये तय कर दीजिए कि सदन की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, प्रदेश कांग्रेस कमलनाथ जी संभालते रहें। 2018 में दिग्विजय सिंह जी ने मेल मिलाप अभियान शुरू किया था कार्यकर्ताओं को लेकर। इस तरह की कोई तैयारी अभी बहुत मजबूत तौर पर नजर नहीं आ रही है, या कांग्रेस कहीं अंदरूनी तौर पर कुछ कर रही हो तो बात अलग है। इसे आप किस तरह देखते हैं? देखिए सर जी, कांग्रेस का जो काम करने का तरीका है आपको विदित होगा कि कांग्रेस समय समय पर बिखरती है और समय समय पर संगठित होती है। 1984-83 के आसपास की आपको बात अगर याद हो तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दर्जनों छत्रप एक साथ खड़े हो गए थे, लेकिन डबरा में एक सम्मेलन हुआ, उसको डबरा भावना कह करके कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की कोशिश की गई और उसके बड़े अच्छे नतीजे आए। मुझे लगता है कि आज की स्थिति में कमलनाथ जी के पास जो 3-3, 4-4 जिम्मेदारियां हैं, इसको अगर बांट दिया गया होता समय से पहले तो कांग्रेस को आज ये स्थिति से शायद न गुजरना पड़ता। लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी क्या रणनीति है ये तो कांग्रेस के नेता जानते होंगे, लेकिन वक्त की ज़रूरत यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और उनको दायित्व सौंपें। तो निश्चित तौर पर आपने देखा होगा, जैसे जंगल में एक खेती होती है चावल की, जिसको समाका चावल कहते हैं, जिसके लिए हल नहीं चलाना पड़ता। आप थैले में से बीज निकालिए, फेंक दीजिए, वातावरण अनुकूल है, पानी हवा अनुकूल है, फसल हो जाएगी। वो स्थिति कांग्रेस की है। लेकिन कांग्रेस के साथ सबसे बड़ा संकट यही है कि वो जो वक्त की जो ज़रूरतें हैं उनको पहचानने में कहीं ना कहीं चूक कर जाती है। अब जैसे आपने कहा कि कमलनाथ जी 3-3 दायित्व संभाले, अच्छा है, उनके कंधे मजबूत है, संभाले हैं, लेकिन अगर उन्होंने बांट दिया होता तो मुझे लगता है कि आज कांग्रेस काफ़ी अच्छी स्थिति में होती और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी चुनौती खड़ी कर सकती थी। इसी में सर एक छोटा सप्लीमेंट्री ये है कि राहुल गांधी पड़ोसी स्टेट छत्तीसगढ़ आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 3.5 साल का वक्त बीत चला है। ठीक है, उनके पास दायित्व अधिक हो सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक संगठन शिल्पी, भले ही वो राहुल गांधी ना आए, लेकिन कोई और बड़ा नेता, अब तो ये स्थिति है कि मध्य प्रदेश के जो प्रभारी हैं, महाराष्ट्र से निकले हुए कद्दावर, राष्ट्रीय राजनीति में भी उनका अच्छा मकाम है, उनको भी आए अरसा हो गया है। क्या ये कमलनाथ जी का कद है कि खुद राहुल गांधी और प्रभारी मध्य प्रदेश के जो हैं ये भी सोचते हैं कि एक बहुत सीजन लीडर, जिसको इंदिरा गांधी का तीसरा पुत्र भी कहा गया, वो जब संभाल रहे हैं तो हमारी क्या भूमिका होगी? ये भी क्या आपको लगता है कांग्रेस के लिए एक चुनौती बनता है? देखिए, कमलनाथ जी के बारे में जहाँ तक बात है तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि वो एक अनुभवी नेता हैं, तपे हुए नेता हैं, और उन्होंने जिस उम्र में मध्य प्रदेश वापस लौटकर भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार को, 14-15 साल की सरकार को अपदस्थ किया था, तो उनके नेतृत्व को लेकर कोई संदेह नहीं है। लेकिन यहाँ स्वयं राहुल गांधी या कांग्रेस के दूसरे नेता क्यों नहीं आ रहे हैं, इस सवाल का जवाब आपके प्रश्न में ही छुपा है। मुझे लगता है कि उन्हें ये भरोसा है कि कमलनाथ और उनके साथ जैसे दिग्विजय सिंह हैं और दूसरे नेता हैं, ये लोग मिलके संगठन को संभाल लेंगे, और जब ज़रूरत पड़ेगी, जब चुनाव के ठीक पहले, मुझे लगता है राहुल गांधी जरूर आएंगे। और राहुल गांधी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक तैयारियां होती हैं वैसी शायद नहीं कर पाते हैं, पीछे हैं बिल्कुल। 21 और 19 का अंतर है दोनों में, लेकिन मध्य प्रदेश में राहुल की ज़रूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में स्थानीय नेतृत्व और स्थानीय कार्यकर्ताओं के खड़े होने की ज़रूरत है, और वो यहाँ के नेता मेरे ख्याल से कर सकते हैं, क्योंकि अब एक बड़ा छत्रप था वो दो साल पहले हट ही गया है, तो अब बहुत ज़्यादा संकट मुझे कांग्रेस के सामने दिखाई नहीं देता है। देखिए, यही चुनौती है अजय जी की जो बात राकेश जी ने कही है, और बहुत अपने अनुभव से और विश्लेषण की गहरी दृष्टि से कही है कि अब आपके बड़े नेता जो रहे सिंधिया जी, वो अब आपके साथ नहीं, तो ग्वालियर चंबल में कौन समन्वय का दायित्व तो कौन संभालेगा? ये डॉक्टर गोविंद सिंह होंगे
या कोई और होगा, ये सवाल है। मालवा निमाड़ में ये जिम्मेदारी कौन संभालेगा वहाँ की सीटों की, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमेशा कांग्रेस क्षत्रपों की पार्टी रही है। बड़े परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर पर भी कमोबेश यही स्थिति रही है। और ये समन्वय जब आपके क्षत्रप नेताओं का, चाहे वो माधवराव सिंधिया जी हों, मोतीलाल वोरा जी हों, श्यामाचरण जी हों, विद्याचरण जी हों, इन तमाम, अर्जुन सिंह जी हों, इन तमाम का अपने अपने जो क्षेत्रों में होल्ड था, और वो इंदिरा गांधी जी को एक रिपोर्ट कार्ड देते थे कि मैडम हम सब ये कर रहे हैं और आप निश्चिंत रहें, नतीजे अनुकूल होंगे। वो स्थिति अब आपके सामने वैसी नहीं है जैसी अतीत में थी। देखिए शरद जी, मध्य प्रदेश के जिस तरह के हालात हैं, निर्विवाद रूप से सभी इलाकों में कमलनाथ जी का नेतृत्व सबसे ऊपर है और प्रत्येक नेता ये मानता है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश की जनता का समर्थन भी बाकी भी कांग्रेस तो को काम करें सर। आप बिल्कुल, कमलनाथ जी बिल्कुल के काम- भरोसे एक बार सरकार बना चुके हैं, तो क्या देखिए, उन्हीं से अपेक्षा करेंगे? तमाम नेता कमलनाथ जी के नेतृत्व में और दिशा निर्देश में काम कर रहे हैं और सभी जुटे हुए हैं। जैसे दिग्विजय सिंह जी जन जागरण यात्रा के प्रभारी हैं और पूरे मध्य प्रदेश में जन जागरण यात्राएं निकली, अन्य नेताओं को अन्य जवाबदारियां दी गई हैं। अगर हम ग्वालियर चंबल की बात करें, सिंधिया जी के जाने के बाद ग्वालियर चंबल में 16 उपचुनाव में से 7 सीटें तो कांग्रेस जीती ही थी कमलनाथ जी के नेतृत्व में। तो ये नहीं कह सकते हैं कि उनके जाने से कांग्रेस में कोई रिक्तता है। मालवा निमाड़ में अभी हाल में उपचुनाव हुआ, खंडवा में हम 3.5 लाख की लीड केवल 70,000 पे आ गई। 3 विधानसभा क्षेत्रों में हमारी बढ़त भी बनी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी नीचे जा रही है। कांग्रेस पार्टी मुगालते में नहीं है, लेकिन हम मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, कांग्रेस में मंडलम, सेक्टर, बूथ प्रभारी, बूथ कमेटियां और ऑनलाइन एनरोलमेंट करके सदस्यता और उनको वेरीफाई करवाना, ये सब प्रक्रिया पहले नहीं रही है। आज एक सदस्य होता है तो उसको वेरिफिकेशन के लिए फोन आता है कि फर्जी सदस्य तो नहीं बन गया है, क्योंकि हमें आज ग्राउंड पर मजबूत कार्यकर्ता चाहिए और साथ में हिदायत है कि जो काम नहीं कर पाएंगे उनके लिए जगह नहीं बचेगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह एकजुट है और सभी को जो जवाबदारियां दी गई हैं, सब अपनी जवाबदारियों के अनुसार काम कर रहे हैं। और प्रदेश की जनता ने कमलनाथ जी का 15 महीने का काम देखा है, उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जनता आशीर्वाद जरूर देगी। बोलिए सनवर पटेल साहब, मौका दीजिए। हाँ, देखिए बोलिए। शरद जी, ये बिल्कुल गलत बात है। मेरे विद्वान मित्र बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी की जो बातें हैं वो सारी तमाम बातें गलत है। देखिए हमारी पार्टी की हमें नहीं पता। असल में देखिए मुख्य अंतर क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी, विचार के लिए काम करती है, और कांग्रेस जो है वो नेता आधारित पार्टी है। देखिए अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार, हमारे जो पिता समान सम्माननीय राकेश जी हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक व्यक्ति के पास अनेक पद है। अरे भाई, एक व्यक्ति एक पद क्यों नहीं हो सकता? जब कांग्रेस में वो मुख्यमंत्री थे और उनसे कहा कि आपकी संगठनात्मक बैठक हुई, तो क्या निर्णय लिए गए? उन्होंने कहा कार्यकर्ता संगठन। कैसा संगठन? मैं ही संगठन हूं, मैं ही मुख्यमंत्री, मैं ही प्रदेश अध्यक्ष। जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, जैसा हमारे विद्वान मित्र ने कहा कि किस तरह से उनकी सरकार गिरा दी गई, सत्ता जनता ने सौंपी थी। अरे सत्ता जनता ने सौंपी थी, 1% वोट भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा दिया था, लेकिन आंकड़ों के कारण से आप आगे थे, आपको सत्ता सौंपी गई। लेकिन बदले में आपने क्या किया? 15 माह में त्राहिमाम मचा दिया, 15 माह में हाहाकार मचा दिया। और ऐसी स्थिति में जब सिंधिया जी ने कहा कि वचन पत्र पूरा करना होंगे वरना मैं रोड पे उतरूंगा, तो कमलनाथ जी ने कह दिया उतर जाइए। अरे भाई, इतना घमंड कहां से आता है? इतना दम्भ कहां से आता है? हम जनता के लिए काम करने वाले राजनीतिक दल हैं, क्यों इतना घमंड आता है? वो जब रोड पर उतर गए, उन्होंने इस्तीफे दिए। 28 उपचुनाव में से 19 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं, तो जनता ने किसको सत्ता सौंपी? चलिए जवाब लेते हैं। देखिए सनवर जी आपने बहुत अच्छी बात कही। डिबेट का यही स्तर होना चाहिए और जवाब भी आप संयम से सुनिएगा। सिंधिया जी ने कहा सड़कों पे उतरूंगा, अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया गया। तो 2 साल में कितने अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वान आपने नियमित करवा दिए? ये बता दीजिए। अगर 15 महीने के समय में नियमित नहीं हुए थे तो सड़कों पे उतर रहे थे। दूसरी तरफ आपने संगठन की बात करी। आपने सनवर जी अब थोड़ा सा जवाब भी सुनिए। मैंने आपको बड़े संयम से सुना, आप भी संयम से सुनिए। दूसरी बात
आपने संगठन की बात करी। मध्य प्रदेश में 5 साल पहले आपका मिस कॉल अभियान चला था। 1 करोड़ में से 35 लाख सदस्य फर्जी निकले थे। आप ही की पार्टी का। अरे सनवर जी, इतनी क्यों बौखलाहट है? सुन लीजिए ना, आपके पास पूरा मौका है। सनवर जी, मुझे पूरी बात पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा तो मैं आपका जवाब इत्मीनान से सुनूंगा। सनवर जी जवाब बाद में दीजिएगा, मैं इत्मीनान से सुनूंगा। दूसरी बात, अभी आपके अभियान चले बूथ चलो अभियान, 100 घंटे का टारगेट प्रत्येक नेता को, एक भी मंत्री ने 10 घंटे भी नहीं दिए। सिंधिया जी जैसे नेता के आप 5 कार्यक्रम बता दीजिए। बूथ चलो अभियान, धन संग्रह अभियान में नेता पूछ रहे हैं कैसे इकट्ठा करें, सारे अभियान तो फेल हो गए। सनवर जी, कार्यकर्ताओं के लिए कुछ नहीं बचा है। अरे सनवर जी, सनवर साहब, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने बड़ी लाजवाब बात कही। देखिए, नैरेटिव जो अंग्रेजी का शब्द है कि आपको कुछ ऐसा कहना चाहिए कि लोग ठिठक कर सुने। अभी मैं ये देखता हूं कि बीजेपी और कांग्रेस, चूंकि 2 ही दलों की सरकार है, तो आप दोनों एक दूसरे की आलोचना में इतने मशगूल हो जाते हैं कि आप दोनों ये बताना भूल जाते हैं लोगों को कि आप नया क्या लेकर आएंगे 2023 में। ये याद रखिए कि आपकी इस आलोचना में किसी की रुचि नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल एक जैसी है। हमारी सरकार गिरा दी, हमने कहाँ गिराई? ये तो आपके यहाँ सड़क पर उतरने की बात थी, आपने कुछ किया ही नहीं है। आपका मिस कॉल अभियान फ्लॉप है तो आपका बूथ चलो अभियान फ्लॉप है। आपके नेता में दम नहीं है तो आपके नेता में कहाँ दम है? गुटबाजी आपके यहाँ भी है तो हमारे यहाँ भी गुटबाजी है। इन सब बातों में साहब किसी की रुचि नहीं है। आप यहाँ बैठकर जरूर ये सोच सकते हैं कि आपने बहुत जम के लड़ाई की और बड़ा आनंद आया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ये बताना पड़ेगा 2023 में कि आपके पास नया क्या है। इसके लिए धैर्य, संयम। मुझे अच्छा लगा जब वीडी शर्मा जी ने बहुत ये कहा कि हर पार्टी को मेहनत करनी चाहिए, कांग्रेस कर रही है तो अच्छी बात है। कंक्लूड करूंगा मैं इसी सवाल से, क्योंकि नैरेटिव बदलना होगा, न सिर्फ बीजेपी को भी बल्कि कांग्रेस को भी। और आपको अब बताना पड़ेगा, क्योंकि अब हम धीरे धीरे चुनाव के नजदीक आ ही गए हैं। अब 15-16 महीने बाद चुनाव मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं। राकेश जी, कि नैरेटिव जो है, एक नए नैरेटिव पर जाना पड़ेगा, एक नई बात कहने पर जाना पड़ेगा, कांग्रेस को भी बीजेपी को भी। कैसे देखते हैं आप? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही कि बिना नैरेटिव के अगला चुनाव ना भारतीय जनता पार्टी लड़ सकती है और ना कांग्रेस लड़ सकती है। वजह यह है कि पिछले 2 साल में भारतीय जनता पार्टी ने भी पिछले 15 साल की जो उनकी सरकार थी वैसा कुछ नया 2 साल में नहीं किया है। और कांग्रेस के साथ समस्या यह है कि पिछले 2 साल में कांग्रेस टूटी तो नहीं सिंधिया जी के जाने के बाद, लेकिन थोड़ी उसको डेंट लगा, थोड़ी नुकसान हुई। उसके बाद उसको जिस तरीके से इमर्ज होना चाहिए था वैसी नहीं हो पाई है। और जैसा आपने जिक्र किया कि जो छत्रपों का चरित्र इन राजनीतिक दलों में विकसित हो गया है, इसको भी बदले बिना आप नया नैरेटिव लेके नहीं आएंगे। और बिना नए नैरेटिव के परिणाम कैसे होंगे वो आप अभी 10 तारीख के बाद पड़ोसी राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों में देख पाएंगे। ये काफ़ी अहम रोल प्ले करेगा मध्य प्रदेश पर भी निश्चित तौर पर, और इन 5 राज्यों के नतीजे। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो निश्चित तौर पर उत्तर भारत में राजनीति की दिशा तय करता है। जिस तरह का वोटिंग पैटर्न सामने आएगा, जिस तरह के इक्वेशंस उभरेंगे, वो न सिर्फ राष्ट्रीय राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, बल्कि मध्य प्रदेश जो कि उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है, वहाँ भी उसका प्रभाव मध्य प्रदेश पर बहुत साफ तौर पर आप इस रूप में देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो भी नतीजा होगा वो 2023 के चुनाव के लिए काफ़ी अहम माना जा सकता है कि किस तरह से सोच रही है मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य और सबसे आबादी वाले राज्य देश के उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोच रही है। इसी पर हम इस बातचीत को विराम देते हैं। बहुत शुक्रिया करता हूं राकेश जी, बहुत धन्यवाद करता हूं अजय जी, और बहुत धन्यवाद सनवर पटेल साहब। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, बीजेपी बदलेगी लीडरशिप। नमस्कार।